Hello everyone. Today we are going to discuss one of the most important cell organelle of the cell, that is nucleus. Okay. So before going into the detail, I want to discuss slightly about the historical background of the cell nucleus. Okay. So nucleus was firstly discovered by a scientist known as Robert Brown. Okay. Robert Brown and in 1831. ओके नाउ अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं मास्टर ऑफ द सेल, या फिर हम उसको बोल सकते हैं डायरेक्टर ऑफ द सेल, या फिर हम उसको बोल सकते हैं ब्रेन ऑफ द सेल. राइट. सो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? मास्टर ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल और डायरेक्टर ऑफ द सेल. क्यों बोलते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे. ओके. सो इससे पहले हम लोग एक चीज देखते हैं कि न्यूक्लियस किस तरीके के सेल में पाया जाएगा. राइट. वेयर इट विल बी फाउंड. तो ये न्यूक्लियस जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में तो नहीं होता है, जैसा कि हमने बताया. ये अलग बात है कि हम लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होता है कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है बट डेवलप्ड नहीं होता है. तो भैया डेवलप्ड की बात ही नहीं आएगी ना, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता. तो जब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं तो हम उसको न्यूक्लियस बोलेंगे नहीं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस है इट विल बी फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल. तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे क्या? फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल. राइट. अगर हम इसके बाद अगर हम आएंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो ये प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस होगा, एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस होगा. लेकिन अगर हम इसके पोजीशन की बात करेंगे तो नॉर्मली नाम जैसे ही हम सुनते हैं न्यूक्लियस, मतलब इसका पोजीशन कहाँ होना चाहिए? विद इन अ सेल, सेंटर. बट इन केस ऑफ प्लांट सेल यहाँ पे क्या होगा? प्लांट सेल के बीच में वहां पे वैक्यूल होता है, लार्ज वैक्यूल, जो कि उस न्यूक्लियस को क्या करेगा? पेरिफेरी की तरफ साइड वाइज उसको शिफ्ट कर देगा. राइट. लेकिन न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी होगा. तो ये जो न्यूक्लियस है ये फाउंड इन प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल. राइट. अब अगर हम बात करते हैं कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो कितना हो सकता है, क्या सिर्फ एक ही होगा या एक से ज़्यादा भी हो सकता है? तो न्यूक्लियस एक सेल में, किसी सेल में एक भी होगा और किसी सेल में एक से ज़्यादा भी हो सकता है. राइट. तो अगर हम बात करें एक का, तो हमें पता है कि नॉर्मली सेल जो भी हम जानते हैं तो उसमें क्या होता है? एक सेल होता है, एक न्यूक्लियस होता है, सॉरी. लेकिन जब हम बात करेंगे स्केलेटल मसल्स की, राइट, या फिर हम बात करेंगे लीवर सेल की, तो वहां पे जो न्यूक्लियस होता है वो एक से ज्यादा होता है. तो अगर न्यूक्लियस एक से ज्यादा है तब हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं मल्टी न्यूक्लिएट सेल. क्या बोलेंगे उसको? मल्टी न्यूक्लिएट सेल. तो आपको कुछ एग्जांपल याद होना चाहिए कि कौन से वैसे सेल हैं जहां पे न्यूक्लियस का नंबर एक से ज्यादा होगा. तो आप कॉमनली आप याद रखो क्या कि लीवर सेल, और क्या होगा यहाँ पे? मसल्स, स्केलेटल मसल्स जो है वहां पे क्या होगा? नंबर एक से ज्यादा होगा, जिस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल. राइट. सो वन पर सेल और मोर देन वन पर सेल हो सकता है. तो जब मोर देन वन होगा तो इसके लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे? मल्टी या पॉली न्यूक्लियर सेल, या फिर इसको बोलेंगे मल्टी न्यूक्लियर सेल. ओके. और इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि हाँ न्यूक्लियस जो होता है उसका शेप कैसा होगा, तो न्यूक्लियस नॉर्मली जनरली जो है वो या तो ओवल शेप्ड होगा या तो स्फेरिकल शेप होगा. लेकिन कुछ ऐसे भी सेल हैं जिसमें न्यूक्लियस का जो शेप है वो क्या होगा? थोड़ा डिफरेंट होगा. जैसे आपने नाम सुना होगा मसल्स. तो मस्कुलर जो सेल है, मसल्स जो है, वहां पे जो न्यूक्लियस का शेप होता है थोड़ा सा क्या होता है? फ्लैट होगा. राइट. वहां पे क्या होगा? थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड होगा. अगर इस तरीके का कोई सेल है
अगर इस तरीके का कोई सेल है तो वहां पे न्यूक्लियस कुछ इस तरीके का होगा, मतलब वहां पे वो ओवल या स्फेरिकल नहीं होता है। अगर हम बात करेंगे WBC, और WBC में भी जैसे हम लोगों ने कभी पढ़ा होगा, जो बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, इस तरीके के WBC में सेल्स होते हैं, तो वहां पे लोब न्यूक्लियस होता है, मतलब वो ओवल नहीं होगा, वो अलग अलग लोब में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कुछ इस तरीके से होगा, राइट। तो इस तरीके का जब है तो यहाँ पे क्या ये ओवल है, नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये न्यूक्लियस हमेशा ये जरूरी नहीं है कि वो कैसा हो, स्फेरिकल हो या ओवल हो, वो दूसरे शेप का भी हो सकता है। ओके, अब एक और आता है कि अगर कोई सेल ऐसा भी है क्या जिसमें कि न्यूक्लियस ही ना हो, राइट, तो उसको बोलते हैं क्या, ए न्यूक्लिएट सेल, राइट। तो जो ए न्यूक्लिएटेड सेल होगा उसमें हम लोग एग्जांपल मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, नो न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस है नहीं मतलब क्या, ई न्यूक्लिएट उसको बोलेंगे, राइट। तो ई न्यूक्लिएट जब कंडीशन होगा तो उसमें आपने नाम सुना होगा जो मैच्योर्ड आरबीसी है, राइट, जो मैच्योर्ड आरबीसी है ह्यूमन सेल में, उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या हो सकता है, मैच्योर्ड आरबीसी। फिर आगे चल करके अभी आप पढ़ोगे जब टिश्यू, तो वहां पे एक जाइलम है, जाइलम में एक कंपोनेंट होता है सीव ट्यूब, राइट। तो वहां पे जब प्लांट सेल में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे तो वहां पे एक होता है सेल जिसको बोलते हैं सीव सेल या सीव ट्यूब, इसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर और जब जाइलम में पढ़ोगे तो जाइलम में दो और होता है जिसको बोलते हैं ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। तो ये जो ट्रैकिड्स है एंड वेसल्स हैं, यहाँ पे भी न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसको बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड स्टेज या ई न्यूक्लिएटेड सेल, राइट। सो दिस इज अ सिंपल डिस्क्रिप्शन अबाउट न्यूक्लियस। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस वन बाय वन। अभी हम लोग एक रफ डायग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं कि हाँ न्यूक्लियस जो है वो एक सेल में किस तरीके से प्रेजेंट होता है, राइट। सो सेल में तो ऑब्वियस सी बात है, या तो वो सेंट्रिक होगा या तो फिर क्या होगा, वो पेरिफेरी में होगा, साइड वाइज होगा। अभी हम डायरेक्ट एक न्यूक्लियस का फिगर देखते हैं कि वो किस तरीके का होता है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो जो न्यूक्लियस है वो डबल, उसमें आउटर कवरिंग जो होगी जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो कैसा होगा, डबल मेम्ब्रेनस, राइट। ये क्या है आपका, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ओके, सो दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है आपका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और वो डबल लेयर्ड होगा, राइट। अब यहाँ पे जो इस तरीके से बीच बीच में ये जो गैप दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर पोर, राइट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इन बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देयर विल बी अ पोर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज न्यूक्लियर पोर। ओके, अब जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि सेल के अंदर क्या होगा, तो सेल के अंदर इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, राइट। और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिन। क्या बोलेंगे इसको, क्रोमैटिन। ओके, अब यहीं पे एक डेंस स्ट्रक्चर, डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा जिसको कि हम लोग बोलेंगे क्या, न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोलस। सो अगर हम एक न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस में मेनली यही 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट्स होता है जो कि डबल मेम्ब्रेनस होगा, 2 मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का होगा, उसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। उसके बाद बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां पे क्या होगा, कुछ गैप होगा जिसको कि हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर पोर, राइट। फिर सेल इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन।
फिर यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोलस। और यहीं पे जिस तरीके से सेल के अंदर में क्या होता है, फ्लूइड, सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, तो उसी तरीके से सेल न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होगा, ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको कि हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर कहीं कहीं पे इसको बोलते हैं न्यूक्लियर सैप, या फिर इसको कहीं कहीं पे बोलेंगे कैरियोलिम्फ। कैरियो मतलब क्या, न्यूक्लियस, और लिम्फ मतलब क्या, विस्कस फ्लूइड। ओके, सो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमेटिन। और ये जो क्रोमेटिन है यही क्या करेगा, यहीं पे मेनली क्या प्रेजेंट होता है, किसका बना होगा, ये मेनली यही होगा बना डीएनए का, जो कि हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, जितने भी तरीके का हमारे बॉडी में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है या फिर जो दूसरे जनरेशन से हमारे में ट्रांसफर होता है, उस सारे का जो कैरियर होगा वो कौन होगा, क्रोमेटिन के अंदर जो प्रेजेंट होता है डीएनए। अभी मैं उस पर बात करूंगा डिटेल में, राइट। अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन कि हाँ कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है इन डिफरेंट कंपोनेंट्स से रिलेटेड, अभी मैं उसको डिस्कस करता हूँ। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो सबसे पहले तो क्या होगा, टू लेयर्ड होगा, राइट, टू लेयर्ड या फिर डबल मेम्ब्रेन होगा, राइट। अगर हम इसके बाद बात करेंगे तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ओपनिंग से वहीं पे क्या बनता है, न्यूक्लियर पोर। और एक तरीके से देखें तो न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो होता है सेमी परमिएबल, और हम लोग ऐसे अलग है लेकिन हम लोग सिनोनिम तरीके से यूज करते हैं, सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो है उस तरीके से काम करेगा, राइट। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या करेगा, एक तरीके से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करेगा। और अगर और हम डिटेल में जाएंगे तो ये जो आपको दो अलग अलग लेयर दिख रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, इसके बीच में क्या होता है, गैप होता है जिसमें फ्लूइड भरा होगा। तो इस गैप को हम लोग बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलेंगे इसको, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और इसके अंदर फ्लूइड जो होता है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर फ्लूइड, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डबल मेम्ब्रेन होगा और वो बिटवीन टू मेम्ब्रेन, राइट। यहाँ पे क्या होगा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और अगर हम बात करें तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वही स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट करता है, किससे, साइटोप्लाज्म से। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या करेगा, सेपरेट न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ओके, सो दिस आर ऑल अबाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे पहला हमने क्या देखा, टू मेम्ब्रेनस होगा, ये डबल लेयर्ड होगा, सेमी परमिएबल नेचर होगा इसका, और बिटवीन टू लेयर वहां पे क्या होगा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस होगा, और जो फ्लूइड होगा उसमें क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर फ्लूइड। अब अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर सेल के अंदर देखेंगे तो इसी के जस्ट बाहर क्या होगा, साइटोप्लाज्म, और फिर फाइनली क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन। तो एक तरीके से ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दैट विल सेपरेट न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अब हम लोग नेक्स्ट जो है इसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर पोर, राइट। तो जो न्यूक्लियर पोर है इट इज फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन। ये किसके थ्रू बनेगा? ये दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है वो इसी के ओपनिंग से बनेगा। इट इज फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और अगर हम बात करेंगे तो ये एक तरीके से डायरेक्ट कनेक्शन का काम करता है बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो भी मटेरियल का एक्सचेंज होगा, ऐसे तो कुछ तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल की तरह काम कर रहा है, लेकिन मेनली जो होगा वो कहाँ से ट्रांसफर होगा? न्यूक्लियर पोर से। तो एक तरीके से बोल सकते हैं इट विल एक्ट एज डायरेक्ट connection between nucleoplasm and cytoplasm। ओके, सो साइटोप्लाज्म में अगर जैसे हम लोग अगर बात करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस की, तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो न्यूक्लियस के अंदर में नहीं होता है, वो कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी उस कहाँ पे होगा? वो साइटोप्लाज्म में। लेकिन जो प्रोटीन को बनाने वाला कौन है? राइबोसोम। तो राइबोसोम कहाँ फॉर्म होता है? न्यूक्लियस। तो वो न्यूक्लियस से कहाँ पहले जाएगा? साइटोप्लाज्म में, देन वहाँ पे क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये कैसे जाएगा? इट विल गो थ्रू न्यूक्लियर पोर, राइट। और फिर बाहर जो प्रोटीन बना उसका अंदर भी काम होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड ऑल, तो वो कैसे आएगा? तो वो भी किसके थ्रू? साइटोप्लाज्म से इधर आएगा, तो वो न्यूक्लियर पोर। तो आपको बस अभी सिंपल इतना ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म के बीच में जो भी मटेरियल का एक्सचेंज होगा दैट विल अकर मेनली विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर, राइट। अब हम लोग आते हैं एक स्ट्रक्चर पे जिसको कि बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। तो इस नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे ही हमने बोला न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे हमने बोला इससे पहले बात करा था क्या? साइटोप्लाज्म। तो वैसे क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब ये भी क्या होगा? सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होगा, राइट। कहाँ प्रेजेंट है ये? न्यूक्लियस के अंदर। और इसमें मेनली जो भी हम लोग बात करते हैं, जो प्रोटीन बनाना है, कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो क्या होगा? एंजाइम होगा, राइट, कार्बोहाइड्रेट और जो भी चीज होगा जो कि इसको फंक्शन करने के लिए रिक्वायर्ड होगा, वो सारा कहाँ पे प्रेजेंट होगा? चाहे अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, सब कहाँ पे है? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर में, राइट। अब हम लोग एक स्ट्रक्चर पे बात करते हैं जिसको कि बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोलस, राइट। ये जो न्यूक्लियोलस है, सबसे पहला पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, राइट। ये हमने यहाँ ऐसे दिखाया, इसका मतलब ये नहीं कि ये मेम्ब्रेन बाउंड है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन लेस। तो ये जो है आपका न्यूक्लियोलस है वो क्या है? मेम्ब्रेन लेस स्फेरिकल और ओवल स्ट्रक्चर, राइट। और अगर हम बात करें तो इसका काम क्या है? ये, हाँ एक चीज और, ये एक सेल में 1 भी हो सकता है और मोर देन 1 भी हो सकता है, राइट। तो अगर हम न्यूक्लियोलस की बात करेंगे तो ये नॉर्मली सेल में 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। अब अगर हम बात करेंगे मेनली कि यहाँ पे एक सेल के अंदर में न्यूक्लियोलस का मेन काम क्या है, तो न्यूक्लियोलस यहाँ पे क्या करता है? राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। और एक तरीके से मेनली क्या कर रहा है? राइबोसोमल आरएनए यहाँ पे होता है, तो एक तरीके से ये क्या करेगा? राइबोसोम का सिंथेसिस करेगा, राइबोसोम सिंथेसिस एंड स्टोरेज। अभी आप जब आगे पढ़ोगे तो आरएनए जो है वो 3 तरीके का होता है। एक होता है उसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए,
एक होता है उसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, और एक होता है जो होता है मैसेंजर आरएनए, जो कि मेनली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो आपको उतना डिटेल में नहीं जाना की जरूरत नहीं है, तो आप बस इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे क्या होगा, राइबोसोमल आरएनए होगा, और इस राइबोसोमल आरएनए और कुछ प्रोटीन के हेल्प से यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस है वो किस चीज का फॉर्मेशन कराएगा, राइबोसोम सिंथेसिस। तो एक तरीके से बोल सकते हैं न्यूक्लियोलस जो है इट इज द राइबोसोमल फैक्ट्री, राइट। ये जो आपका न्यूक्लियोलस है इट इज राइबोसोमल फैक्ट्री, मतलब यहाँ पे मेनली राइबोसोम का सिंथेसिस भी होगा और स्टोरेज भी होगा, और फिर यहीं से जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो वो राइबोसोम कहाँ, न्यूक्लियोप्लाज्म से कहाँ ट्रांसफर करेगा, साइटोप्लाज्म में, देन जाकर के वहां पे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। तो न्यूक्लियोलस से रिलेटेड आपको जो 2-3 पॉइंट याद रखने वो यही है, पहले तो ये मेम्ब्रेन लेस होता है, दूसरा क्या कि एक सेल में एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है, तीसरा क्या कि राइबोसोमल आरएनए यहाँ पे होगा, उसके हेल्प से यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन होगा, राइबोसोम का फॉर्मेशन होगा। तो जो न्यूक्लियोलस है उसको हम लोग राइबोसोमल फैक्ट्री भी बोलते हैं, और साथ ही साथ उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टोर हाउस ऑफ राइबोसोम। क्लियर? अब हम लोग आते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रोमेटिन, राइट। तो सबसे पहला तो ये कि क्रोमेटिन जो है इट इज अ थ्रेड लाइक नेटवर्क ऑफ जेनेटिक मटेरियल, राइट। और ये मेनली बना किसका होगा, तो इट इज मेनली मेड अप ऑफ डीएनए एंड सम प्रोटीन, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखते हैं कि जो क्रोमेटिन है इट इज लॉन्ग थ्रेड लाइक नेटवर्क मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन, और प्रोटीन कौन सा होगा, इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं हिस्टोन। क्या बोलते हैं इसको, हिस्टोन प्रोटीन, जो कि एक बेसिक प्रोटीन है। उसका काम क्या होता है वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो क्रोमेटिन, ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है विद इन द न्यूक्लियस, ये क्या है आपका थ्रेड लॉन्ग स्ट्रक्चर नेटवर्क जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्रोमेटिन, जो कि किसका बना होगा, डीएनए का और प्रोटीन का, राइट। अब यही जो अभी एक चीज और है कि जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की, तो वहाँ पे 2-3 टर्म है जो कि काफी कंफ्यूजिंग है। एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन, दूसरा जो टर्म होता है उसको बोलते हैं क्रोमोसोम, और एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं क्रोमेटिड। तो ये तीनों एक ही नहीं है, बना हुआ एक ही चीज से है, लेकिन मेनली जब बात करेंगे तो वहाँ पे स्लाइटली डिफरेंस है कि कब हम किसी भी जेनेटिक, मतलब जो है आपका यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्म मटेरियल है उसको कब हम बोलेंगे क्रोमेटिन, कब बोलेंगे क्रोमोसोम, कब बोलेंगे क्रोमेटिन, ये सारा थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आप ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले ये कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें ज्यादा कंडेंसेशन नहीं है, मतलब वो ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, तब हम उसको क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिन। उसको अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो क्लियरली देख भी नहीं पाएंगे, मतलब इतना थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा कि इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में अब यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब उसमें और कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन ऐड होगा, फिर उसके बाद वो क्या होगा, थोड़ा थिक स्ट्रक्चर बनेगा। तो आफ्टर कंडेंसेशन, राइट, आफ्टर कंडेंसेशन, जैसे ये अगर मान लेते हैं इस तरीके से, ये क्या है आपका, इसको अगर हम मान लेते हैं क्रोमेटिन, राइट, तो इसमें और क्या होगा, इस तरीके से एकदम ज्यादा जब थिकनिंग होगा, ज्यादा जब ये क्या होगा, कंडेंस्ड होगा, कंडेंसेशन जब इसमें ज्यादा होगा, जब ये क्या हो गया एक तरीके से थिक हो गया, तब इसी को अब हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम, राइट। डिफरेंस समझ में आ रहा है। क्रोमेटिन मतलब सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि अभी सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं, उससे पहले जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हमने क्या बोला, क्रोमेटिन।
अब जब सेल डिवीजन होना स्टार्ट होगा तो वहां पे उस क्रोमेटिन में क्या होंगे, और एक्स्ट्रा प्रोटीन होंगे, ऐड होगा, फिर वहां पे वाटर का रिमूवल होगा, मतलब ढेर सारा उसमें प्रोसेसिंग होगा, तब जाकर के वो, पहले हम उसको माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते थे, अब जब उसमें कंडेंसेशन होगा, थोड़ा थिक होगा, तो अब वो क्या होगा, माइक्रोस्कोप से विजुअलाइज होगा। तो वो जो थिक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम, राइट। अब देखो क्या हुआ कि क्रोमोसोम को नॉर्मली हम लोग किस तरीके से, हम लोगों ने फिगर में देखा हुआ है, इस तरीके से देखते हैं। तो ये जो बीच वाला जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। तो ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, क्या है ये, एक सिंगल क्रोमोसोम है, राइट। अब क्या होता है कि सेल जब सेल डिवीजन में जाएगा, मतलब सेल का जब डिवीजन होगा, राइट, तब यहाँ पे क्या होगा, अब कॉमन सेंस लगाओ कि एक सेल है, उस सेल के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसी से दो सेल बनेगा, तो वहां पे जो जेनेटिक मटेरियल है उसको भी क्या होना होगा, डबल होना पड़ेगा, उसको भी रिप्लिकेट करना पड़ेगा। तो उस रिप्लिकेशन के बाद क्या होता है कि ये जो आपको क्रोमोसोम दिख रहा है इसी का क्या होगा, एक और कॉपी बन जाएगा, राइट। ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये जो क्रोमोसोम है उसका क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, डुप्लीकेशन होता है। तो अब ये जो है, ये जो इस तरीके से अब यहीं पे क्या होगा, अभी आप जब आगे सेल डिवीजन पढ़ोगे तो वहां पे एक फेज होता है एनाफेज, और जब ये एनाफेज में सेपरेट होने वाला होगा, यहाँ पे जब सेपरेट होगा तो उसी से पहले वहीं पे अब इसको हम लोग दो क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे, अब उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या हुआ, क्रोमेटिन। क्या हुआ, क्रोमेटिन। डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम कॉन्डेंस्ड स्ट्रक्चर, एंड क्रोमेटिड कॉन्डेंस्ड स्ट्रक्चर जस्ट बिफोर एनाफेज। एनाफेज मतलब जब वो सेपरेट होगा, ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब सेपरेट होने वाला होगा उससे जस्ट पहले का जो एक क्रोमोसोम के अंदर में जो हम इस तरीके से दो फॉर्म देख रहे हैं वो क्या है, क्रोमेटिड। क्लियर है। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है, यहां तक सारा समझ में आ गया होगा जहां तक मुझे लग रहा है, एक बार ध्यान से इसको देखो। क्रोमेटिन, आफ्टर कंडेंसेशन क्रोमोसोम, और आप उसके बाद फिर जब ये सेल डिवाइड होगा तो वहां पे रेप्लिकेशन होगा, तो रेप्लिकेशन के बाद और एनाफेज से जस्ट पहले जब वो सेपरेट होने वाला होगा तो उस स्टेज में आकर के हम इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स। अब हम लोग देखते हैं जैसे कि ये एक क्रोमोसोम, अगर ये दोनों क्रोमोसोम का ओरिजिन एक ही जैसा, मतलब एक ही जगह से ओरिजिनेट हुआ है, लुक वाइज हर तरीके से ये सेम है, राइट, ये दोनों क्रोमोसोम, तो इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे इसको, एक सिमिलर टाइप ऑफ जो क्रोमोसोम होगा, जो जीन स्ट्रक्चर सब एक जैसा होगा, इसको हम बोलेंगे क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये देखते हैं एक क्रोमोसोम के अंदर में, यहाँ पे ये जो हमने इसको आफ्टर डुप्लीकेशन जो बना ये, तो एक क्रोमोसोम के अंदर में बिफोर सेल डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कितने क्रोमेटिड्स हैं, दो क्रोमेटिड्स, राइट। अब ये जो दो क्रोमेटिड्स हैं दोनों एक ही क्रोमोसोम के हैं, तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, राइट, इसको क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो अगर हम इसकी भी बात करेंगे तो ये भी क्या होगा, ये भी एक ही क्रोमोसोम का दो क्रोमेटिड्स है, दो पार्ट है, तो इसको भी बोलेंगे क्या, सिस्टर क्रोमेटिड्स, राइट। अब अगर हम इन दोनों क्रोमेटिड्स की बात करेंगे, अगर ये दोनों क्रोमेटिड्स की बात करेंगे तो ये एक ही क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है, एक इस क्रोमोसोम का है, दूसरा इस क्रोमोसोम का है। तो अब हम इसके लिए एक टर्म यूज करेंगे, इसको बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, राइट,
तो ये क्या हो गया आपका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। मतलब अगर क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम एक ही जैसा है होमोलोगस, अगर एक क्रोमोसोम में जो दो क्रोमेटिड्स अगर सेम क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स की बात करेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, अगर वही दो अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स की बात करेंगे तो दैट इज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ओके, अब हम लोग लास्टली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आज उसको समझ लेते हैं, बाद में लिखेंगे उसको। अगर हम बात करते हैं कि हाँ जो क्रोमोसोम है उसका टाइप क्या हो सकता है, कितने तरीके का हो सकता है क्रोमोसोम, तो उसको डिवाइड करने का बेसिस अलग अलग है। अगर हम उसको सेंट्रोमियर पे डिवाइड करेंगे, सेंट्रोमियर के बेसिस पे, तो आपने अभी जैसा मैंने बताया कि अगर ये क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम के जो सेंटर वाला पार्ट होगा, क्रोमोसोम का जो सेंटर वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे क्या, सेंट्रोमियर। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर हम लोग क्रोमोसोम को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा कि अगर ये क्रोमोसोम है तो अगर क्रोमोसोम के ये मिडिल वाले पार्ट पे अगर सेंट्रोमियर होगा तो उसके उस तरीके के क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मतलब क्या, मेटा मतलब क्या, मिडिल, और सेंट्रिक मतलब क्या, वहां पे मतलब प्रेजेंट है। तो वैसा क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमियर एकदम क्रोमोसोम के मिडल पे होगा तो दैट इज मेटासेंट्रिक। अब दूसरा कंडीशन ये है कि अगर ये मिडल में ना होकर के स्लाइटली अप और स्लाइटली डाउन किसी भी डायरेक्शन में होगा तो ये एग्जैक्ट मिडल में नहीं है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे सब मेटासेंट्रिक। समझ में आ रहा है? एकदम अगर बीच में है मेटासेंट्रिक, बीच से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे होगा सब मेटासेंट्रिक। किसकी बात कर रहा हूं मैं, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, उसको क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। तो एक्रोसेंट्रिक मतलब क्या हुआ कि एकदम लास्ट में भी नहीं है बीच में भी नहीं, मतलब कुछ यहां पे उसका पोजीशन है लास्ट से थोड़ा सा पहले, राइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक मतलब द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर विल बी जस्ट बिलो द टर्मिनल पोजीशन, मतलब लास्ट से थोड़ा पहले। अब एक और लास्ट वाला जो टाइप है उसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक मतलब क्या, टीलो एंड टर्मिनल, मतलब एकदम लास्ट में होगा सेंट्रोमियर। मतलब जब वहां पे क्रोमोसोम, जैसे देखो आप यहाँ पे इस क्रोमेटिड्स का कितना आर्म दिख रहा है, 2 दिख रहा है, लेकिन जब हम टीलोमियर की बात करेंगे तो वहां पे 2 आर्म नहीं दिखेगा। अगर यहाँ पे सेंट्रोमियर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, बस एक ही आर्म दिखेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। अगर सेंट्रोमियर सेंटर पे है मेटासेंट्रिक, सेंटर से थोड़ा अप और डाउन है सब मेटासेंट्रिक, राइट। अगर टर्मिनल से मतलब लास्ट से थोड़ा पहले है तो उसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक, और अगर एकदम लास्ट में है सबसे ऊपर वाले पोजीशन पे या एकदम सबसे नीचे किसी भी तरीके से एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो फॉर दैट वी यूज द टर्म टीलोसेंट्रिक। ओके, अब इसके आगे जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मे भी हो सकता है कि आज जो मैंने बताया पहले भी आपको समझ में ना आए एक बार में, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको 1 से 2 बार 3 बार देखो, और आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो भी मटेरियल अवेलेबल है, आप उससे एक बार पढ़ो, समझो, और उसको अगर नहीं भी समझ में आता कोशिश करो, फिर नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी नंबर आपको प्रोवाइड करा हुआ है, तो आप एक बार मेरे से कांटेक्ट करो, देन मैं आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर करूंगा, कोशिश करूंगा कि क्लियर हो जाए। ओके, दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।